मैं आज इतनी बदकिस्मत लड़की थी, मेरी तरह किस्मत किसी और लड़की की ना हो। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मैं अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी। मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी। मैंने अभी तक अपने लिए किसी भी लड़के को नहीं चुना था और ये हक़ सिर्फ़ मैं अपने माँ-बाप को देना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनके एक्सपीरियंस से चुना हुआ लड़का मेरे लिए अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं उन लड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी जो लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। मेरी आप बीती बहुत ही दुख भरी है। मेरी इस कहानी को पूरा सुने और बताएं आखिर गलती किसकी थी। चलिए लिए चलती हूँ अपनी कहानी के तरफ। फूलों की बनाई गई सेज से कमरा महक रहा था। कमरे की खूबसूरती उस रात को मदहोश कर रही थी और किंग साइड बेड पर लहंगा फैलाकर बैठी हुई अनामिका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक अनजानी सी उदासी थी। जबकि ये वक्त खूबसूरत था, लेकिन फिर भी वह अपने आने वाले पल से ज़्यादा अपने बीते हुए कल पर उदास थी। सबसे ज़्यादा अपने पापा के लिए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए, उसे नम आंखों से देखते हुए उसके लिए भगवान से प्रार्थना की थी। वह कितनी ही देर उनकी आंखों में देखती रही। उसे बार बार अपने पापा का उदास चेहरा याद आ रहा था, जो एक शुगर के पेशेंट थे और हर वक्त ही बीमार रहा करते थे। उनको जिम्मेदारियों के बोझ ने वक्त से पहले बीमार और बूढ़ा कर दिया था। अनामिका उनकी बड़ी बेटी थी और उससे छोटा बेटा वेद। ये दोनों उनकी पूरी दुनिया थे। उनका दिल उन्हीं दोनों बच्चों के आसपास घूमता रहता था। उन्होंने अनामिका को फूलों की तरह पाला था और इतनी गरीबी के बावजूद उसे हर तरह की सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। और अनामिका भी जानती थी मेरे पापा मेरी शादी करके कितना उदास होंगे, इसलिए खुद भी उन्हें बार बार याद कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रियांशु अपनी हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही उसके सोचों की आंधियां एकदम से रुक गई थी। प्रियांशु के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। आज उसने अपनी लुक और पर्सनैलिटी से सबको हैरान कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं था। अनामिका भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह उसकी खूबसूरती को मात दे बैठा था। जरूर ये उसके लिए और उसके पापा के लिए एक खूबसूरत भेंट था। उसने बस थोड़ा सा पलके उठाकर उसे देखा और फिर अपनी नज़रों को झुका लिया। उसके चेहरे पर कई खूबसूरत रंग आकर बिखर गए। अनामिका भी दुल्हन के लहंगे में उस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता रह जाता। और बस यही हाल सामने बैठे हुए उस दूल्हे का भी था, जो उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी है? जबकि आज की रात उदासी का नामो निशान भी हमारे बीच नहीं होना चाहिए, वह अपने प्यार भरे शब्दों में बोला। तो अनामिका ने पलके उठाकर उसे देखा। उसके यूं देखते ही वो बिल्कुल घायल हो गया था। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे पापा की याद आ रही है। उसने उसे तसल्ली देनी चाहिए तो वह एक बार फिर उसके करीब होते हुए बोला, मेरा ख्याल कि तुम्हें आज की रात अपने बीमार बाप को याद नहीं करना चाहिए, और वैसे भी अब तुम्हें उनकी बीमारी की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका ने पलके उठाकर हैरानी से सामने बैठे हुए दूल्हे को देखा। तभी वह अनामिका का हाथ पकड़ते हुए अपने करीब ले गया। इस अंगूठी को देख रही हो ना, इसमें हीरा जड़ा हुआ है, और अगर तुम सिर्फ ये अंगूठी भी बेच दो तो अपने बाप का इलाज एक महंगे हॉस्पिटल में करवा सकती हो। अनामिका की आंखों में हैरानी उतरती जा रही थी। तभी वह उसे देखते हुए खड़ा हुआ और कमरे में घूमते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में देखकर अपनी बातों का जहर घोलने लगा। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए ही एक इंसान पर मरती हैं, और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें इतनी दौलत मिल चुकी है कि तुम और तुम्हारा बाप सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारा कर सको। क्या ऐसा नहीं है? अनामिका ने हैरानी से उसे देखा। आज उनके बीच एक खूबसूरत रात की शुरुआत थी और वह आदमी उसको जली कटी बातें सुनाकर उसे दर्द दे रहा था। न जाने क्यों उसे अपनी दौलत के तराजू में परख रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझी नहीं। उसकी बातों से अनामिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके चेहरे की उदासी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। क्यों, तुम समझ क्यों नहीं पा रही? आखिर ठीक ही तो कह रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? तुमने ये शादी पैसों के खातिर ही तो की है। आप मान और सम्मान से मेरे घर रिश्ता लेकर गए और मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से ये रिश्ता स्वीकार किया है, तो इसमें पैसों की बात कहाँ से आ गई? अनामिका अपना लहंगा संभाल कर बेड से उतरकर उसके पास आई। तब वह एक बार फिर गुस्से से उसके तरफ देखते हुए गुर्राया, तुम्हें याद है आज से करीब 8 साल पहले स्कूल के सामने एक लड़के ने तुम्हें फूल देने की कोशिश की थी और तुम उस दुबले पतले लड़के पर हंसते हुए
उन लोगों के सामने जलील कर रही थी और एकदम से ही 8 साल पहले का धुंधला सा मंजर अनामिका के आंखों के सामने लहराने लगा। लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उस किस्से का मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से क्या लेना देना। तुमने ना सिर्फ उसका फूल लेकर उसके मुंह पर दे मारा था, बल्कि तुमने उसका मजाक उड़ाते हुए अपने दोस्तों में मेरी बेइज्जती भी की थी। और तुम्हें ये जानकर इतनी हैरानी होगी कि आज वही लड़का तुम्हारे सामने तुम्हारे पति के हैसियत से खड़ा है। वह हंसते हुए उसे आईना दिखा रहा था और अनामिका बस उसे दुख से देखती रह गई। आप इतनी छोटी सी बात को अभी तक अपने सीने से लगाकर जी रहे हो और आज उसका बदला चुका रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उस दिन सिर्फ अपनी इज्जत के खातिर उस लड़के को जली कटी सुनाकर वापस भेज दिया था, क्योंकि मेरा बाप शरीफ और इज्जतदार है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी सज़ा मुझे आप जैसे आदमी के हाथों भुगतनी पड़ेगी। अनामिका की बात सुनकर प्रियांशु के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट बिखर गई। बिल्कुल तुम सही कहती हो कि आज तुम वही बदला चुकाने के लिए मेरे पास मौजूद हो, अपनी मर्जी से, और तुम्हारे इज्जतदार बाप ने ही तुम्हें मेरी बाहों में आने के लिए भेज दिया है। उसके चुभते हुए शब्द उसकी बातों से ज़्यादा खतरनाक था। अनामिका ने अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रोका। उसने अपनी ज़िंदगी का गलत फैसला कर लिया था और अब सारी ज़िंदगी कांटों पर गुजरने वाली थी। सच कहते हैं लोग, इंसान बुरा नहीं होता और ना ही उसकी गरीबी बुरी होती है, बल्कि उसके सोच और ज़मीर बुरे होते हैं। वह दुख से बोली और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, प्रियांशु का जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगते ही उसके सर पर सातों आसमान गिर गया था। खबरदार, अगर तुमने अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला तो तुम अच्छी तरह जानती हो प्रियांशु को किसी की बात सुनने की आदत नहीं, और आज वह वाला प्रियांशु नहीं हूँ। अनामिका उसे हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे थे। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसे तो आज तक उसके बाप ने भी यूँ थप्पड़ नहीं मारा था और वह आदमी एक पल में ही उसे सिर्फ 2 कौड़ी का करके रख चुका था। इससे पहले कि वह और ज़्यादा कुछ समझ पाती, प्रियांशु ने जल्दी से उसके सर से दुपट्टे को अलग किया था। न जाने उसे कितने पिन चुभे थे। दुपट्टे के साथ उसके कई बाल दुपट्टे के साथ ही निकल गए थे। प्रियांशु उसकी ज्वेलरी को उतार कर फेंक रहा था। अनामिका के अंदर जैसे कोई जान ही बाकी ना हो। अब वह आदमी उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता था और वह ये सब तमाशे की तरह देख रही थी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू पर भी सामने खड़े आदमी को तरस खाने पर मजबूर नहीं कर रहे थे, बल्कि वह उस पर हावी होने के लिए अपनी सारी ताकत जमा कर रहा था। अनामिका लगातार उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनामिका नाकाम रही। आज अगर तुमने किसी भी तरह की रोक टोक की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह आदमी अपने पूरे हवस के साथ उसके इज्जत को चकनाचूर कर रहा था और वह अपने सामने अपनी इज्जत को लुटता हुआ देख रही थी। उसने उसे यूं उधेड़ कर रख दिया जैसे कि वह एक जानवर हो। उसमें किसी तरह का कोई एहसास बाकी ना हो, ना ही कोई सपने हों। वह सोने के लिए लेट चुका था और अनामिका रोते हुए अपने ऊपर अफसोस कर रही थी। ये ऐसी रात होती जिसमें हर लड़की अपने पिया के घर आते ही खूबसूरत सपनों को सजा कर लाती है और फिर उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए वो यहाँ रहने वाले हर आदमी को अपना समझकर उसके साथ हर जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन अगर आते ही उसके साथ ये सलूक किया जाए तो फिर एक लड़की का अस्तित्व किस काम का। अनामिका के टूटे हुए सपने उसके दिल में चुभन पैदा कर रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। वह तो जानती भी नहीं थी कि उसे इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी, और वह गलती भी उसकी नज़र में गलती नहीं थी। उसने आज तक किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका बाप एक गरीब इंसान है और वह अपनी बाप के इज्जत पर कभी भी आँच नहीं आने देगी। और आज ये सोच उसके लिए बवाल बन चुकी थी। वह पूरी रात उसने रोते हुए गुजार दी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी उसके साथ इतना भयानक मजाक कर सकती है। वह लड़का जो उसे अपने लिए जीवन साथी चुना था, वह उसके सपनों पर पानी फेर रहा था। उसने सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए ये शादी की थी। न जाने कब वो अपने हालत पर मातम करते करते सो गई। सुबह उसे जगते जगते काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि रात के उस किस्से ने उसको बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। जैसे ही वह उठी, प्रियांशु कमरे में मौजूद नहीं था। उसने जांचती हुई नज़रों से इधर उधर देखना चाहा,
लेकिन शायद वह कमरे से बाहर चला गया था। वह अपने दुखते हुए जिस्म के साथ उठी और नहाने वॉशरूम में चली गई। नहा करके वह बाहर निकली। दर्पण के सामने बालों को सूखा करते हुए उसकी नज़र अपने हुस्न पर पड़ी, जो अभी भी उसके चेहरे पर उस थप्पड़ के निशान थे। वह इस तरह तड़प उठी थी। बेशक उसका पति था, लेकिन वह उस पर इस तरह हक नहीं रखता था। अभी वह इन सब के बारे में सोच ही रही थी जब उसे अपने मोबाइल पर कॉल महसूस हुई। जिस नंबर से कॉल आ रहा था उसे देखकर अनामिका के चेहरे पर एक मुस्कान सी फैल गई थी, क्योंकि उसके छोटे भाई वेद का फ़ोन आ रहा था। नाम देखकर उसने हाथ बढ़ाते हुए कॉल अटेंड किया तो उसने वेद ने बात की और फिर उसकी सहेली को फ़ोन पकड़ा दिया। शिवानी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उम्र में सबसे बड़ी और काफ़ी मशहूर थी। कैसी हो अनामिका? खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की पहली सुबह, बहुत बहुत बधाई हो मेरी जान। उसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनकर अनामिका के चेहरे पर और ज़्यादा उदासी छा गई थी। अनामिका का चुप रहना शिवानी ने महसूस कर लिया था, इसलिए उससे नरम शब्दों में पूछने लगी, अनामिका क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? शिवानी, ये मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत नहीं है, बल्कि ये ऐसी शुरुआत है जो मुझे बर्बाद करके रख देगी। अनामिका की बात सुनकर शिवानी चौंक गई थी। प्रियांशु तो बहुत अच्छा लड़का था और शादी वाले दिन तो अनामिका तुम बहुत खुश नज़र आ रही थी, और अब वह इतनी टूटी हुई और अकेला महसूस कर रही थी। फिर जैसे ही अनामिका ने उसे सारी बात बता दी तो वह हैरान होकर सारी बात सुनती रही। उसके दिल में बड़ा अफसोस हुआ था कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस हद तक नीची हरकत करेगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अनामिका के पापा की तो पहले ही तबीयत खराब रहा करती थी और वे अच्छी तरह जानती थी कि अनामिका उनकी लाडली बेटी है। अगर वह ये सब कुछ सुनेंगे तो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनामिका को समझाते हुए कहने लगी, अनामिका, हो सकता है कि उसने बदले की आग में बस एक थप्पड़ मारा हो। मुझे नहीं लगता अगर उसने तुमसे बदला ही लेना होता तो वह तुमसे शादी ही क्यों करता। उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है और वो भी पूरी दुनिया के सामने स्वीकार भी किया है। मुझे लगता है कि वह उसका बदला पूरा होने के बाद उसे एहसास ज़रूर होगा, और एहसास जुर्म मोहब्बत से ज़्यादा गहरा होता है। वह तुम्हें पहले से भी बढ़कर चाहेगा, लेकिन तुम्हें सब्र रखना होगा। और वह अनामिका को बड़ी बहन की तरह समझा रही थी, और वह उसकी बात सुनकर उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। हो सकता है कि उस आदमी ने केवल अपना गुस्सा निकाला हो, अब वह तुम्हें सॉरी बोलकर मना लेगा। कुछ भी हो सकता है। उसे फ़िलहाल उस आदमी के बारे में कोई भी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। वह जल्दी से मोबाइल रखते हुए तैयार होने लगी। उसका इरादा था कि वह बाहर जाकर सबके साथ नाश्ता करेगी। हो सकता है कि प्रियांशु भी नाश्ते की टेबल पर मिल जाए। अंदर ही अंदर वह देर से उठने की वजह से खुद पर अफसोस भी कर रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसकी सास राजपति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आप दोनों ने उठने में काफ़ी देर कर दी, तो मैंने सोचा कि नाश्ते के लिए बहू के कमरे में जाकर कह दूं, क्यों ना आज सब मिलकर ही नाश्ता कर लें। अपनी सास की बात सुनकर एक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई थी। लेकिन मम्मी जी, वह तो चले गए हैं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्या मतलब, कहाँ चला गया प्रियांशु? सास की आंखों में सवालिया निशान देखकर वे एक बार फिर अटक गई। मम्मी जी, प्रियांशु तो मेरे उठने से पहले ही नीचे चले गए थे। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं देखती हूँ। वह ये कहकर वापस लौट गई और वह सोचती हुई तैयार होने लगी। आखिर वह इतनी सुबह कहाँ जा सकता है? उसे तो लगता था कि शायद वह नाश्ते के लिए अपनी माँ के पास चला गया है, लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। हल्का फुल्का तैयार होने के बाद वह नीचे आई। उसकी सास नाश्ते की टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसकी बेकरार नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर के बाद नौकरानी डाइनिंग टेबल के पास आई और धीरे से बोली, मेम साहब, प्रियांशु साहब घर पर मौजूद नहीं, और चौकीदार बता रहा है वह तो सुबह सुबह ही गाड़ी लेकर घर से निकल गए हैं। राजपति हैरान नज़रों से अनामिका को देखने लगी। उसका अपना दिल भी कांप रहा था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर वह आदमी कैसे अचानक घर से चला गया, और वह भी बिना किसी को कुछ बताए? ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका, प्रियांशु तुम्हें बिना बताए घर से चला गया, जबकि तुमने सिर्फ उसके साथ एक रात ही गुजारी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझसे मिले बगैर चला गया हो। आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हुई है? उनकी बात सुनकर अनामिका ने अचानक ही ना में सिर हिलाना शुरू कर दिए। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। रात तक वो बिल्कुल ठीक थे। वह फ़िलहाल अभी रात के बातों को छुपाना चाहती थी। राजपति ने मोबाइल निकाला और उससे पहले कि वह उससे बात करती, जब व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिला,
वह ओपन करते हुए कान के पास ले जाकर सुनने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह उसे सुनती जा रही थी, न सिर्फ वो बल्कि अनामिका का रंग बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनों का शोर उसे अपने कानों में साफ सुनाई दे रहा था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत इतनी भयानक होगी। उस आदमी के शब्द ना हो, बल्कि कोई शीशा हो जो उसके कानों में चुभ रहा था। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और तब तक जब तक ये लड़की इस घर में है। आप जानती हैं कि मुझे कितना बड़ा धोखा हुआ है। उस लड़की ने, ये एक बुरी कैरेक्टर की लड़की है जो कई लड़कों के साथ अपने रिश्ते बना चुकी है, और अब मुझे धोखा देने के लिए मेरी ज़िंदगी में आ गई है। मुझे इसने बहुत मायूस किया है। आप इसे अभी और इसी वक्त घर से निकाल दो, क्योंकि मैं अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। व्हाट्सएप नोट ख़त्म हो चुका था और राजपति कहर बरसती नज़रों से अनामिका को घूर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेटे को धोखा देते हुए? मेरे चांद जैसे बेटे में ऐसा क्या था जो तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को वो पसंद कर बैठा? मैं तो उससे पहले ही कहती थी कि मिडिल क्लास घराने की लड़कियां पैसों के लिए अपनी इज्जत तक बेच देती हैं। और राजपति का शब्द सुनकर अनामिका को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राम जी की कसम, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, तुम बेकसूर हो इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें पहला दिन शुरू होते ही तुम्हें एक बुरी लड़की बोलकर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से डर गया है और उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो चुकी है। तुम डाइन हो, लड़की नहीं हो जो मेरे बेटे की खुशियों को निगल गई हो। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। अनामिका तो उन्हें बस एक टक देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन सामने खड़ी औरत पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए अनामिका जल्दी से आगे बढ़ी और उसके पैरों में बैठकर विनती करने लगी, मम्मी जी, भगवान के लिए ऐसा ना करें। मैं बेकसूर हूँ। मैं नहीं जानती प्रियांशु को कौन सी गलतफहमी हुई है। मुझे माफ़ कर दें। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, बल्कि आप अभी प्रियांशु को कॉल करें और उन्हें समझाएं मेरा बाप बीमार है। राजपति ने उसके अपने पाँव की ठोकर मारते हुए खुद से दूर धकेल दिया। अपने गंदे और नाजायज़ सोच को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में एक बदनाम दाग हो जो उसे हर घड़ी अपनी खुशियों को निगलता हुआ महसूस करेगा। तुम जानती भी हो कि उसकी रेपुटेशन क्या है। वह तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहेगा। मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कहते हुए अंदर चली गई और अनामिका फर्श पर बैठी अपने घुटनों के बल रो रही थी। नौकरानियाँ उसकी बेइज्जती का तमाशा देखते हुए वहाँ जमा थे। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक मामूली सा किस्सा इतना बड़ा हादसा बनकर लौट आएगा। क्या एक लड़की के लिए इतना ही मुश्किल होता है कि एक लड़के को अपनी इज्जत के खातिर धुतकार देना, ताकि उसके बाप की इज्जत कायम रहे, और फिर वह लड़का उस लड़की की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे? वह मुर्दा कदमों से उठी और कमरे में चली गई। कमरे की एक एक चीज़ जैसे उस पर हंस रही थी। उसे तो अपनी किस्मत मजाक बनती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त वह इतनी परेशान थी कि उसका दिल चाह रहा था कि काश ज़मीन फटे और बस वह उसी में समा जाए। उसके बाप का बीमार चेहरा उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी अगर वह घर वापस आ जाएगी तो उसका बाप टूट जाएगा। अनामिका के तरफ से अभी तो उनको सुकून मिला था, उनकी बेटी एक अच्छे घर में चली गई है, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि मुसीबत का पहाड़ उनके सर पर टूटने वाला है। उसने मुर्दा हाथों से अपनी पैकिंग की और बैग को उठाकर एक उम्मीद भरी नज़र उस कमरे पर डाली जिसमें वो बस एक रात रुकने के लिए आई थी, और फिर धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बाहर निकल आई। राजपति ने पहले ही ड्राइवर को हुक्म दे दिया था कि वह उसे अपने घर छोड़ाए। वह गाड़ी में आकर बैठी तो एक बार फिर टूट कर रो पड़ी। उसे बार बार अपनी अहंकार का एहसास सता रहा था। क्या लड़की होना इतना दुश्वार है कि वह सारी ज़िंदगी उसी दुख में गुजार देगी? काश वो पैदा ही ना होती और उसका बाप सिर्फ 2 बेटों का बाप होता। आज उसकी जिम्मेदारी एक बार फिर उसके बूढ़े बाप के कंधों पर तो ना आती। ड्राइवर ने उसे अपने मायके के दरवाजे पर उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर वापस चला गया। कितनी ही देर वह दरवाजे को देखती रह गई जहाँ से वह कल उम्मीद और खुशियों के साथ विदा होकर आई थी। आज वह एक ही रात में उस दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और वे आंगन में ही थे जब उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी। उनके दोस्त यार भी सब वहीं थे। अपनी बेटी को यूँ टूटी हुई हालत में देखकर वह जल्दी से आगे बढ़े और अनामिका बस उन्हें रोते हुए देखती रही। घर में अभी तक काफ़ी रिश्तेदार मौजूद थे जो उसे शक भरी निगाहों से देख रहे थे, जो अनामिका को काट खाने के लिए काफ़ी था। उसकी माँ आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। क्या बात है अनामिका बेटी,
इतनी जल्दी सुबह तुम यहाँ पर, और प्रियांशु किधर है? वह तुम्हारे साथ नहीं आया? माँ, उस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने बस एक रात के लिए मुझे अपनी दुल्हन बनाई थी और मुझसे अपना बदला ले लिया, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले उसे अपमानित किया था। उसे मुझे सबके सामने प्रपोज किया था और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करूँगी और मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मम्मी, उसने मुझे गलत लड़की कहकर अपने घर से निकाल दिया है। आप यकीन करें, आपकी बेटी बेकसूर है। वह रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी और रंजीत साहब तो अपना दिल थाम कर वहीं बैठते चले गए। घर में मौजूद मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सभी जानते थे रंजीत साहब ने अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में की है। वही लोग जो कल तक उसकी किस्मत पर नाज कर रहे थे, अब उसे शक भरी निगाहों से देख रहे थे कि अनामिका की किस्मत सच में कितनी बुरी है। आज उसे यूं देख रहे थे जैसे सारी गलती उसी की हो। आखिर वे तो उसके पिता थे और उनको तो मालूम ही होगा उनकी लड़की ऐसी नहीं है जो उसने एक रात में ही इसे वापस भेज दिया। बिना वजह कोई क्यों अपनी पत्नी को गलत साबित करेगा? उसका करैक्टर ठीक नहीं है। हो सकता है इसमें सारी अनामिका की ही गलती हो। मैं तो पहले ही रंजीत भाई को कहती थी, लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जितनी उन्होंने अपनी बेटी को दे रखी थी। अब नतीजा देख लिया ना, उस लड़की ने बाप का सर झुका दिया है हमेशा के लिए। जितने मुंह उतनी बातें थी। लोग तो बातें बना बना कर वापस चले गए, जबकि रंजीत साहब की तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वह कैसे भूल सकते थे कल कितने अरमान से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। वे लोग जब रिश्ता करने के लिए आए तो कितने अच्छे बनकर दिखा रहे थे। वह लड़का तो जैसे उनके कदमों में बैठा जा रहा था। यही सब कुछ देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। उन्हें किसी भी हीरे और जेवर से कोई मतलब नहीं था, ना ही वह उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों को देखकर अपनी बेटी को ब्याहा था। उन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ देखी थी और भगवान को शायद मेरी खुशियाँ ही अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आज तक किसी की बेटी के लिए कोई अपशब्द नहीं निकाले थे। फिर उनकी बेटी के साथ ये सब क्यों हुआ था? उन्हीं सोचों की वजह से उन्हें दिल का अटैक हुआ था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन वे अब चल फिर नहीं सकते थे। अनामिका का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी यूं तबाह होकर रह जाएगी। शिवानी उससे मिलने के लिए आई तो उसके गले लगकर रो पड़ी। शिवानी ने अपनी सहेली को तसल्ली और दिलासे दिए। सिर्फ वही तो एक लड़की थी जो उसके दिल के दर्द को समझती थी। उसका भाई अभी बहुत छोटा था, इतना बड़ा नहीं हुआ था कि घर की समस्याओं को समझता। प्रियांशु ने तो उसकी ज़िंदगी को एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। ऐसे बदले की आग में मोहब्बत करने वाले और शादियां करने वाले इंसान क्या जाने कि एक बेटी एक बाप के लिए क्या हैसियत रखती है। कभी उसके किरदार पर उंगली उठाकर उसे गलत ठहराया जाता है, तो कभी उस लड़की होने की सज़ा दी जाती है, कभी अपना गुलाम बना दिया जाता है। कितनी ही लड़कियों के चेहरे पर तेजाब गिराकर उनकी खूबसूरती को हमेशा के लिए नोच डाला जाता है। कितनी ही लड़कियां लड़कों के हैवानियत और दरिंदगी का निशाना बन चुकी हैं। दुनिया कब इस बात को स्वीकार करेगी? औरत बिना कुछ भी नहीं है। वह उस वक्त फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ मौजूद था जब उसे राजपति की कॉल आई। उसने उस लड़की को पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसे भी तो अच्छी तरह पता होना चाहिए था आखिर प्रियांशु क्या चीज़ है। वह आज तक वह दिन नहीं भूला था जब उस लड़की ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के चौखट पर बैठी रहेगी और मर्द की मोहब्बत को तरसेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात भी खाई जा रही थी कि उस लड़की ने उसे कितनी विनती की थी। वह तो कब से इंतज़ार में बैठा था कि उसकी कॉल आएगी और वह कब कॉल पर बिलक बिलक कर उससे माफ़ी मांगेगी, अपनी इज्जत की भीख मांगेगी और कहेगी, मुझे अपने घर में नौकरानी की हैसियत से जगह दे दो। लेकिन वह उसका घर छोड़कर चुप से निकल गई थी। प्रियांशु एक दिन और यहाँ रुकने वाला था। अगले दिन उसकी सुबह की फ़्लाइट थी। वह हमेशा के लिए दुबई जा रहा था। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कम से कम तुम मुझसे तो मिलकर जाते। वह लड़की तुम्हारा तो सपना थी। तुमने उसे खुद चुना था। तुम्हें पता है कि पहले ही इन मिडिल क्लास लोगों से कितनी दूर रहना चाहती थी। राजपति को अपने बेटे से अभी भी शिकायत थी कि उसके बेटे ने उसकी मर्जी की लड़की से शादी नहीं की थी, यानी उसके लिए किसी भी लड़की की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। माँ, अब उस लड़की को हमेशा के लिए मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ। भले ही मैंने उसे डिवोर्स नहीं दी, लेकिन वह भी उसे जल्दी भिजवा दूंगा। अच्छा होगा कि अब हम इस बारे में कोई बात ना करें। कुछ देर वह अपनी माँ से बात करता रहा और फिर कॉल काट दी।
उसके पास बैठा हुआ उसका दोस्त अकरम उसकी बात पर ध्यान दिया था। ये तुम क्या कह रहे थे आंटी से? तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? उसके शब्दों में हैरानी बसी हुई थी। हाँ, वो मेरी बस एक रात के लिए पत्नी थी। उसके घमंड से भरे हुए शब्द पर अकरम ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? एक रात की पत्नी? तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ये मेरी समस्या है, मैं खुद समझ लूँगा। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए मुझे कमेंट करें। उसके आगे का भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्त। बाय।